आज का चैप्टर भारत का राष्ट्रपति, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के कर्तव्य, राष्ट्रपति के अधिकार, इन सभी के बारे में चर्चा भाग 5 में भारतीय संविधान के मिलती है संघ के अंतर्गत। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति सिर्फ भाग 5 तक ही सीमित है। राष्ट्रपति के अधिकार, दायित्व ये काफ़ी विस्तृत हैं, जिनका हम आगे के चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, किस तरह से चुनाव होता है, कौन कौन भाग लेता है इसमें, चुनाव कौन करवाता है, क्या रीति है, क्या विवाद हुए हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है, जो प्रक्रिया है, थोड़ी सी जटिल है, लेकिन आपको आज पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर कोई थोड़ी बहुत अगर दुविधा होगी भी, आपको विभिन्न किताबों में स्पष्ट नहीं दिया गया है, इसके कारण लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ लेंगे, ये मेरा दावा है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पुनः आपको पिछली क्लासों में ले जाऊंगा। बेसिक क्लास जो हमने दी थी, आपको बताया था कि भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में किसी भी देश में एक ही समय में कार्यपालिका के स्तर पे 2 प्रमुख कार्य करते हैं। एक जो वास्तविक प्रमुख होता है और दूसरा नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति ये दूसरा प्रकार का जो प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, ये राष्ट्रपति ही है, राष्ट्राध्यक्ष ही है। और वास्तविक प्रमुख को हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कोई निर्णय, कोई कार्य करता है। कहने को कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन प्रमुख होने के बावजूद वो स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा निर्णय, विधिक निर्णय नहीं ले सकता है। उसको मंत्रिपरिषद की सलाह के अंतर्गत बाउंड किया गया है, बाध्य किया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम राष्ट्रपति इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत एक गणतंत्र है। बाकी एक कंप्लीट वीडियो जो हम आपको 2 घंटे का देंगे, 3 घंटे का, वो पूरा रिवीजन रहेगा। उसमें वे अनुच्छेद जिनका मुख्य परीक्षा में आपको लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन प्रीलिम्स में ज़रूर आपके पूछे आ सकते हैं और आपको जानने भी चाहिए, उन सभी अनुच्छेदों का हम बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सारगर्भित चर्चा करेंगे। उससे आपको जो चीज़ें अनक्लियर रहेंगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जनता को भागीदारी मिलेगी, अवसर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, उसको ये अवसर मिल सकता है कि राष्ट्र के सर्वोच्च पद को धारित कर सकता है। जो भी प्रक्रिया हो, जो भी एलिजिबिलिटी हो, उसको धारित करता हो बशर्ते। तो भारत एक गणतंत्र है, अर्थात इसके शीर्ष पद पर नागरिकों में से एक को निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद को भारत में शीर्ष पद घोषित किया गया, अर्थात भारत में जो वरीयता क्रम, उसमें शीर्ष पर कौन है? हमारा राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी इसको कहा जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति के पद की प्रकृति कैसी है? तो अनुच्छेद 52 में यह घोषणा की गई है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की शक्ति, निर्वाचन, पदावधि, अर्हता, पद की शर्तें, शपथ एवं महाभियोग आदि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 से 61 में किए गए हैं। अनुच्छेद 52 सहित ये सभी प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 संघ के अध्याय 1 कार्यपालिका शीर्षक के अधीन उपबंधित किए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कार्यपालिकी प्रकृति का एक पद है। लेकिन राष्ट्रपति केवल कार्यपालिकीय दायरे में नहीं बंधा हुआ है, इसका बहुत विस्तार है। राष्ट्रपति पद अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। जबकि वह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का भी अभिन्न अंग है। संसद, आपको पता है कि संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का भी एक अभिन्न अंग है। एवं संसद के सदनों के सत्र में न होने के दौरान अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 123 के अंतर्गत विधायिका के विकल्प के रूप में भी यह कार्य करता है।
इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान के अधीन राष्ट्रपति की भूमिका विधायी प्रकृति की भी है। अभी आपने देखा कार्यपालिका शीर्षक के अंतर्गत भी राष्ट्रपति है कार्यपालिका प्रमुख के रूप में। फिर आप देखते हैं 79 और 123 में कि यह विधिक कार्य भी करता है, इसलिए विधायिका का भी अंग है, संसद का तो है ही। अनुच्छेद 72 के अधीन जब आप पढ़ते हैं क्षमादान की शक्ति को तो आपको ये लगता है कि यह तो न्यायपालिका से भी जुड़ा हुआ है। देखिए कितना अनोखा पद है। तो अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान के माध्यम से वह आपराधिक मामलों में न्यायालयों के निर्णय को प्रभावित करने की, यहाँ तक कि मृत्युदंड जैसे सबसे बड़े दंड को भी क्षमा करने का पावर रखता है, शक्ति रखता है, जो यह दर्शाता है कि वह न्यायिक प्रवृत्ति के भी कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि तब तो राष्ट्रपति जो बन गया तो समझो पूरे देश की पावर तो उसके हाथ में आ गई, फिर हमको प्रधानमंत्री देखने को क्यों मिलता है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति जिसका कि निर्वाचन डायरेक्ट जनता नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना कोई व्यक्ति अगर उसके हाथ में सत्ता आती है तो उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति नहीं रहेगा। तो ऐसे में तानाशाही हो सकती है, स्वेच्छाचारिता बढ़ सकती है, उत्तरदायित्व तो खत्म हो सकता है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए ये सब आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि राष्ट्रपति ये कार्य तो करेगा, ये शक्तियाँ तो हैं, दायित्व तो हैं, लेकिन कोई भी कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान के माध्यम से वह आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रकृति का भी काम करता है। इसके अलावा उसके पद संबंधी प्रावधानों का लेख संघ शीर्षक के अधीन किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संघात्मक ढांचे में राष्ट्रपति का पद केवल संघ से संबंधित है, राज्यों से नहीं। लेकिन संविधान का संपूर्ण अवलोकन करने से ये पता चलता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आएगा। तो ये सब चीज़ें जब पढ़े रहेंगे तो आराम से लिख लेंगे। तो क्या आप ऐसी चीज़ देखते हो कि आपको काउंटर करना है कि ये संघ का नहीं, राज्य से भी जुड़ा हुआ है? तो आइए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद भले ही कार्यपालिका शीर्षक के अधीन लिखा गया है, परंतु उसके कार्यों एवं उसकी शक्तियों का विस्तार शासन के सभी तीनों अंगों में विस्तृत है, जैसा कि आपने ऊपर देखा। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह शीर्षस्थ पद समन्वयकारी प्रकृति का है, अर्थात तीनों जो अंग हैं उनमें समन्वय बना रहे, इसके लिए राष्ट्रपति हमको एक पद दिखाई पड़ता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक में समन्वय बनाने के लिए। फिर भी कार्यपालिका शीर्षक के अधीन उससे संबंधित प्रावधानों का होना, उसे कार्यपालिका का प्रमुख घोषित किया जाना एवं अपने निर्णयों के लिए कार्यपालिकी निकाय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अधीन होना, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि राष्ट्रपति का पद मुख्यतः कार्यपालिकी पद है। पहले अभी हमने आपको चर्चा कर दी कि यह कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, अर्थात मंत्रिपरिषद जो कि जिसका कि प्रमुख, जो वास्तविक प्रमुख है कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए कार्यपालिका भी दो तरह की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका अर्थात हमारी जो सरकार होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होता है, इसको हम कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका मतलब जितने सांसद हैं ये विधायिका के अंग है। इसके अलावा जो आपका न्यायपालिका है वो तीसरा अंग है। तो तीनों के बीच समन्वय बनाने का कार्य कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, क्योंकि तीनों प्रकृति के कार्य जो अधिकार हैं उसको सौंपे गए हैं। इसी तरह अध्यादेश जब पारित करता है तो ऐसा नहीं कि अपने मन से ऐसे ही पारित कर देगा जब मन चाहेगा, उसके लिए भी मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य की गई है। इसके अलावा जो तीसरी बात आपने पढ़ी कि न्यायिक प्रकृति का कार्य है, क्षमादान करने की जो शक्ति है वो भी ऐसे ही नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। तो इसलिए क्षमादान आदि की शक्ति के बावजूद भी उसका पद मुख्यतः कार्यपालिकी प्रकृति का ही है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो ये सब कार्य करता है। चौथी जो बात थी कि उपराष्ट्रपति का पद भले ही संघ शीर्षक के अधीन लिखा गया है एवं उसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख घोषित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 54 में यथा उपबंधित उसके निर्वाचक मंडल, जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में
लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित सांसद होते हैं, और जो राज्य विधानसभा है, विधानमंडल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कई राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के विभिन्न राज्यों में एक व्यक्ति को राज्यपाल नामित करता था, लेकिन अभी वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति करता था, दो व्यक्ति को कर सकता था जो आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है, और एक व्यक्ति को राज्यपाल कर सकता था। तो ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो अब भाग पहले भी लेते थे, अभी भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो बात आई कि आंग्ल भारतीय समुदाय भी एक सदस्य रहता था राज्य विधानसभाओं में, जिसका प्रावधान अब समाप्त कर लिया गया है। और अभी हम राष्ट्रपति के चुनाव में एक और अनोखी चीज़ देखेंगे कि संसद में जितने सदस्य हैं, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके, उनके मतों का जो मूल्य है वो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाएं, उनके सदस्यों को मिला दिया जाए तो कुल मत मूल्य जब जोड़ते हैं तो जो संसद का मत मूल्य है वो राज्य विधानसभाओं के मत मूल्य के बराबर हो जाता है। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान वेटेज दिया गया है संघ और राज्य को, ठीक, जो कि यह स्थापित करता है कि भारत का राष्ट्रपति न केवल संघ का अपितु समस्त राज्यों का प्रतिनिधि है और अपने निर्वाचन के आधार पर वह भारत के संघात्मक स्वरूप को अपने में समाहित किए हुए है। फिर भी अपने निर्णयों के लिए संघ के मंत्रिपरिषद पर आश्रित होना, केवल संसद द्वारा महाभियोग से उसको हटाया जाना एवं राज्यों के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राज्यपाल को नियुक्त करने तथा हटाने के लिए सशक्त होते हुए भी इस शक्ति के प्रयोग के लिए संघ की मंत्रिपरिषद पर आश्रित होना, यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद संघात्मक ढांचे का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी केंद्राभिमुख होने के लिए बाध्य है। ऐसा ही एक ठीक इसी शीर्षक से एक प्रश्न भी पूछा गया है यूपीएससी में, जिसका जवाब आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, चारों पॉइंट अलग अलग देते हुए, रीजन बताते हुए और उसमें अपना पक्ष रखते हुए। ये अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पर, जो कि सबसे टेक्निकल पॉइंट है पूरे भारतीय संविधान का। यही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से लोगों को समझ में नहीं आती है, इससे भागते हैं लोग, लेकिन आज के बाद आप भागेंगे नहीं। सबसे पहली बात निर्वाचक मंडल की करते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों एवं समस्त विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, नामित सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा में जो 12 नामित होते हैं, लोकसभा में अभी तक नामित होते थे लेकिन अब नहीं होंगे आंग्ल भारतीय वाले, और विधानसभा में भी आंग्ल भारतीय का जो नामित होता था वो अब नहीं होगा प्रावधान वो। तो अभी क्या होगा, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, नामित सदस्य नहीं, ठीक है। यह ध्यान देने योग्य है कि विधानसभाओं से तात्पर्य भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की समस्त विधानसभाओं से है। तो विधानसभाओं से क्या तात्पर्य है, भारत के राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं, केवल 2 ही, अभी 3 हो गए हैं। 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली, जहां पर विधानसभा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है जब से पुनर्गठन हुआ है। तो यह ध्यान देने योग्य है कि विधानसभाओं से तात्पर्य भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की समस्त विधानसभाओं से है। अतः वर्तमान में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर सहित कुल 31 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं। अब आप कहेंगे अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके प्रतिनिधि नहीं रहते हैं? रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो वो लोकसभा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लोकसभा में रहते हैं। अब आप कहेंगे क्या विधानसभा में नहीं रहते हैं? कैसे रहेंगे? राज्यसभा में नहीं रहते हैं तो कैसे रहेंगे? क्योंकि राज्यसभा में सदस्यता के लिए आवश्यक है
कोई किसी अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से कोई राज्यसभा में आने चाहते हैं तो ये जरूरी है कि वहाँ पर विधानसभा हो, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभाओं से चुनकर आते हैं, उनके मेंबर्स चुनकर भेजते हैं। तो जब केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं जिनमें, वहाँ से राज्यसभा में सदस्य आ ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। इसलिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व उनका रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, टेक्निकल है। गैर विधानसभा वाले क्षेत्रों का कमतर प्रतिनिधित्व, अर्थात जहाँ विधानसभा नहीं है, ऐसा भी संभव है कि उनका प्रतिनिधित्व ही न हो राष्ट्रपति के चुनाव में। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहाँ पे कोई लोकसभा सदस्य उसकी डेथ हो जाती है या चुनाव नहीं होता है और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। कभी कभी डेथ हो जाती है, कभी कोई इस्तीफा दे देता है या किसी वजह से उसका जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उसको भंग कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और नया जब तक सदस्य नहीं आ जाता है उस बीच राष्ट्रपति चुनाव हो सकता है। यह तो आपको पता ही है, विभिन्न वादों में ये चीज़ें आई हैं। तो उस समय लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व जो है शून्य हो जाएगा। विधानसभा वहाँ है नहीं, राज्यसभा में सदस्य है नहीं, इसलिए तो अभी क्या हो गया, उसका प्रतिनिधित्व शून्य हो गया। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। किसके साथ हो सकती है? जहाँ पे विधानसभा नहीं है, और ये कोई राज्य तो ऐसा है नहीं जहाँ विधानसभा ना हो, तो यह केंद्र शासित प्रदेशों में ही ऐसा हो सकता है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित 3 सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं। कौन कौन? एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो अपने राज्य से आने वाले राज्यसभा के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर, अथवा जहां उस राज्य से राज्यसभा में केवल एक सदस्य आता हो, वहां अकेले ही उस संपूर्ण राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विधायक होते हैं आपके। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के 5 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं, अर्थात 3 ही स्थान पे है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर में चूँकि विधानसभा अभी बनी नहीं, विधानसभा चुनाव जो है वहाँ होने बाकी हैं, तो इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वहाँ के विधानसभा सदस्यों ने भाग नहीं लिया। बहुत जनरल सी बात है, पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में। और संविधान की अनुसूची 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्यसभा में इन 5 संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात इन तीनों को छोड़ दिया जाए। जो मैंने बात बताई वही लिखी है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन 5 क्षेत्रों के लोगों का राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल अपने क्षेत्र के लोकसभा सदस्य द्वारा ही प्रतिनिधित्व होता है, जबकि शेष भारत के लोगों का इनकी तुलना में 3 गुना बार प्रतिनिधित्व होता है। यह भी कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ऐसे किसी क्षेत्र का लोकसभा सदस्य त्यागपत्र दे दे या दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनका शून्य प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन आपको न समझ में आई हो, जबकि शेष भारत के लोगों का इनकी तुलना में 3 गुना बार प्रतिनिधित्व होता है, तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात वो 5 केंद्र शासित प्रदेश जिनका केवल लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, बाकी के वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहाँ पे विधानसभाएं हैं तो उनका विधानसभा में तो है ही प्रतिनिधित्व, उनका लोकसभा में है ही प्रतिनिधित्व, उनका राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व है। तो 3 गुना बार, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 गुना बार ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। तो एक एक लाइन है, कभी कभी नहीं समझ में आती है तो आपको समझ में आ जाएगी। ध्यातव्य है कि उच्चतम, बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सब। ध्यातव्य हो कि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी राज्य की विधान, देखिए हमको सतही नॉलेज आपको नहीं देनी है, फैक्ट पढ़ के वो कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। तमाम यूट्यूब चैनल हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको बहुत डीप पढ़ाएंगे। जो आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिविल का जो अप्रोच होना चाहिए उस अप्रोच के अनुसार पढ़ाएंगे आपको। यहाँ आपको ऐसा कुछ मक्खन मलाई मिलेगा नहीं, कुछ हंसी मजाक मिलेगा नहीं।
तो हो सकता है आपको ना समझ में आए अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये वीडियो आपके लिए जरूरी हो जाएगा जब आप मुख्य परीक्षा दोगे या फिर एक आध बार अनुभव हो जाएगा। तो यही उचित है कि आप अभी से ये वीडियोस देखें और समझें चीज़ों को अच्छे से। तो ध्यातव्य हो कि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने अथवा निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य के पद के रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन को टाला नहीं जाएगा। ये किसमें कहा गया? दो वाद हैं महत्वपूर्ण, डॉक्टर खरे बनाम निर्वाचन आयोग 1957 और इनरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाद 1974। इन दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने क्या स्पष्ट किया है? किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए और या निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य के पद रिक्त हो जाए तो इस रिक्ति से, इस विधानसभा के भंग होने से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो घोषित हो चुका है उसको टाला नहीं जाएगा। ठीक है, जितने हैं उतने में ही गणना, उतने ही मतदान होगा, उतने में ही गणना होगी। अब आते हैं आज के सबसे प्रमुख बिंदु पे जिसमें मैं पहुंचना चाहता था। काफ़ी लोगों ने पूछा है तो आज आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, जो प्रक्रिया है, वो कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति विषयक प्रावधान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, यथासंभव सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एक रूपता स्थापित करना। दूसरा, यथासंभव संघ एवं राज्यों को समान मत मूल्य देना। और तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख एवं गुप्त मतदान की व्यवस्था करना। देखिए, ये जो पहला पॉइंट है, यथासंभव सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एक रूपता स्थापित करना। राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है दो तरीके से होता है राष्ट्रपति चुनाव में। एक तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, और दूसरा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जो विधानसभा से चुनकर जाते हैं। तो जब तक हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं, राज्यसभा सांसदों की बात करते हैं, तो ये राज्य में जो जनसंख्या है उसके अनुपात में हर राज्य को सीट मिली होती है। राज्यसभा के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर अपने आप जो है एक रूपता मिल जाती है कि किसी राज्य में 1 लाख है तो वहाँ पर 2 सदस्य होंगे, किसी राज्य में 50,000 है तो वहाँ पर 1 सदस्य होगा। इस तरीके से एक रूपता अपने आप स्थापित हो जाती है। लेकिन विधानसभाओं की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। कहीं पे 403 सदस्य हैं तो कहीं पर उससे उतनी मात्रा में कम जनसंख्या नहीं है लेकिन सीटें बहुत कम हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको असमानता नज़र आएगी। तो इसीलिए जो विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति चुनाव में, वो सीटों के आधार पर न होकर विधानसभा के, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। और इसमें एक रूपता लाने के लिए ही एक फार्मूले को अपनाया जाता है। उस फार्मूले के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो सरल शब्दों में बात करें कि किसी भी राज्य की संपूर्ण विधानसभा अर्थात सभी निर्वाचित सदस्यों का जो कुल होता है उसका मतमूल्य जो होता है वहाँ की जनसंख्या के बराबर होता है, अर्थात जनसंख्या के अनुपात में बांट देते हैं। किंतु राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में होती है तो ऐसे तो गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, छोटा करने के उद्देश्य से, गिनती के लिहाज से 1000 से भाग दे देते हैं मतमूल्य निकालने के लिए। तो करते क्या हैं, फार्मूला ये वाला अपनाते हैं। अनुच्छेद 55(2) क के अनुसार किसी राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या में 1000 का भाग दें और जो उसमें आए, जो परिणाम आए उसमें कुल निर्वाचित सदस्य जो उस राज्य विधानसभा के हैं उससे भाग दे दें। जैसे माना उत्तर प्रदेश की हम देख लेते हैं कि माना कि उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मान लीजिए 400 है और राज्य की जनसंख्या कुल 20,98,056,58 है। तो उस राज्य का या उस विधानसभा का कुल मतमूल्य कितना हो जाएगा? 1000 का भाग दे दीजिए तो उपरोक्त मतमूल्य कितना हो जाएगा? 20,98,06। ये कैसे हो जाएगा?
ये इस फार्मूले के आधार पे हो जाएगा। दशमलव के उपरांत 500 या अधिक होने पर दशमलव से पूर्व के कुल मत मूल्य में 1 जोड़ दिया जाता है, और 500 से कम होने पर उसमें उसको 0 मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 658 जो है दशमलव के बाद, ये 500 से अधिक है, तो 5 अर्थात इस तरफ जो है बाएं तरफ 1 जोड़ देंगे। अगर 658 ना होकर 458 होता तो ये 500 से कम हो जाता, तो ये 0 घोषित हो जाता। तो कितना आ जाता? 209805 आ जाता। लेकिन ये 500 से अधिक है दशमलव के बाद, इसलिए यहाँ पर 5 के स्थान पे क्या हो जाएगा? +1 कर देंगे, तो 6 हो जाएगा, 209806 हो जाएगा। तो कुल मत मूल्य कितना आ गया? 209806। किसी जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का मत मूल्य कितना हो गया? 209806। कैसे निकला? यहाँ की जनसंख्या में 1000 का भाग दे करके। अभी क्या है कि एक सदस्य, एक विधानसभा सदस्य मतलब एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, तो जितने विधायक हैं उसका कुल मत मूल्य में भाग दे देंगे, एकाकी नियम जो है। तो 209806 में 400 का भाग दे दीजिए तो 525 आ जाएगा। तो एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 525। अभी आपके मन में एक और बात चल रही होगी कि अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो और ज़्यादा विधानसभा सदस्य या उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा सदस्य हैं और ज़्यादा होने चाहिए थे अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करें। तो देखिए एक टेक्निकल चीज़ है इसमें। 1971 के बाद जो है भारत में व्यापक स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम चले थे। इन कार्यक्रमों को दक्षिण भारत के राज्यों ने, उत्तर पूर्व के राज्यों ने सरलता से स्वीकार कर लिया था, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। तो उत्तर भारत में जनसंख्या बेतहाशा रूप से बढ़ी, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने से दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसंख्या में उस तीव्रता से वृद्धि हुई नहीं। तो एक लंबा गैप जो है वो उत्तर भारतीय राज्य की जनसंख्या और दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या में देखा गया। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य में अगर आप जब देखते हैं तो जनसंख्या में तो अंतर है बहुत ज़्यादा, लेकिन 1971 की जो जनगणना थी उस समय अगर आप देखेंगे तो जो लोकसभा सदस्यों की संख्या में इतना जो आपको गैप दिखाई पड़ रहा है, अर्थात जो आपको लोकसभा सदस्यों की संख्या में डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर और होने चाहिए थे, वहाँ पर कम है, तो न दिखाई देता। अमूमन आज देखते हैं तो 10 से 12 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा सदस्य हैं, अगर दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक आदि हो गया। लेकिन उत्तर भारत में देखें, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो 20-25 लाख की जनसंख्या वाले लोकसभा क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, जहां 20 से 25 लाख की जनसंख्या है। तो इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में 160 सदस्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश से लोकसभा में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जब आधार बनाते हैं तो 1971 की जनगणना को बनाते हैं, जिसने काफ़ी गैप पैदा कर दिया उत्तर भारत दक्षिण भारत में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, बहुत टेक्निकल चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए। हालांकि परीक्षा में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है संघ और राज्यों का समान मत मूल्य। तो संसद के सदस्यों का कुल मत मूल्य अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, कुल मत मूल्य जोड़ लीजिए, और राज्य विधानसभाओं के जितने सदस्य हैं उनका मत मूल्य जोड़ लीजिए, तो दोनों समान होते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ। दूसरी एक कंडीशन है राष्ट्रपति चुनाव में। अब निर्वाचन की पद्धति, तीसरी जो अब निर्वाचन की पद्धति जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो सामान्य नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, प्रत्यक्ष मत जो प्रणाली होती है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने कैंडिडेट को, जिसको हम पसंद करते हैं, उसको मत दे आते हैं। जैसे कोई चुनाव हुआ, उसमें A, B, C, D, E ये 5 कैंडिडेट हैं मान लीजिए, तो हम B को पसंद करते हैं तो B को मत दे आए, बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अंततः जब गणना होती है उसमें देखा जाता है किसको सबसे ज़्यादा मत मिले। यहाँ परसेंटेज से कोई मतलब होता नहीं है। मान लीजिए A को सबसे ज़्यादा मत मिले तो वही विजयी घोषित हो जाएगा, चाहे 1 वोट से विजयी हो, चाहे 1000 से, चाहे 1 लाख से, बस सबसे ज़्यादा मत इसको मिलना चाहिए। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ वाला
सिस्टम जो है हमारे आम चुनाव में, जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं या जो प्रत्यक्ष चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, उसमें अमूमन अपनाया जाता है। इसमें एक बहुत विशेष चीज़ देखने को, कभी कभी बहुत ही अचरज भरी चीज़ देखने को मिलती है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी जो विजेता होगा, जो राष्ट्रपति जिसको बनना है, उसको 50% से ज़्यादा मत पाना अनिवार्य है। 50% से ज़्यादा मत पाएगा तभी विजेता घोषित होगा। लेकिन जो हमारे चुनाव होते हैं, आम चुनाव, उसमें 50% का कोई कंडीशन नहीं है, बस बहुमत उसको मिलना चाहिए उस पार्टी को। ठीक है, सीटों से मतलब होता है, परसेंटेज से मतलब नहीं होता है। अर्थात मान लीजिए 200 ये कुल सीटें हैं किसी राज्य में, और यहाँ पर बहुमत कितना होगा, 101। तो 101 सीटों से मतलब है, यहाँ परसेंटेज से मतलब नहीं है। परसेंटेज की बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि A, B, C, D ये 4 पार्टियां हैं, इसमें A को मिला 30%, B को मिला 32%, C को मिला 20%, D को मिला 10%। इसमें 30% वाला 110 सीटें भी पा सकता है 200 में, है ना। अलग अलग विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जनसंख्या होती है, तो हो सकता है कहीं ज़्यादा जनसंख्या हो, कहीं कम जनसंख्या हो। तो मतों का परसेंटेज कम होने के बावजूद भी वो पार्टी जीत सकती है, और दूसरी पार्टी मतों का परसेंट ज़्यादा पाया लेकिन उसकी जीत नहीं हुई, क्योंकि कैंडिडेट कम से कम जीत कर आए हैं। तो ये भी होता है, लेकिन ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें पहली कंडीशन हमने आपको बताया कि वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं खड़े, उनके लिए आपको वरीयता क्रम में मत करना होता है। ऐसे A, B, C, D हो गया, तो वरीयता क्रम में देंगे। मतलब सबसे ज़्यादा आप A को पसंद करते हैं, उसके बाद B को पसंद करते हैं, उसके बाद C को, उसके बाद D को, या फिर सबसे ज़्यादा आप B को पसंद करते हैं तो 1 दे दिए, उसके बाद A को पसंद करते हैं तो 2 दे दिए, उसके बाद C को पसंद करते हैं तो 3 दे दिए इनको वरीयता, और D को पसंद करते हैं उसके बाद 4। जैसे आप अपने एग्ज़ाम में जो प्रेफरेंस भरते हैं उसी के अनुसार। तो ऐसे जितने भी मतदाता हैं इस तरीके की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं मत करते समय। एक बात ध्यान देने वाली बात है इसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अर्थात 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हों, तभी आप राष्ट्रपति का जो आपका नामांकन है वो भरा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो ये एक टफ प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। नामांकन की भी बहुत कठिन प्रक्रिया है, हर कोई जाके आम आदमी या नामांकन नहीं कर सकता है। 50 सांसद या विधायक आपके पास होने चाहिए। अब ये टेक्निकल बातें आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। पहली बात, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जो प्रतिनिधित्व है राज्यों का और लोकसभा का, उसमें समानता होगी। आपको ऊपर हमने दिखाया, एक विधानसभा में भी जितने भी सदस्य हैं, A है, B है, ये सरकार का है, बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले का ज़्यादा मत मूल्य हो जाएगा और B का कम, नहीं, समान मत मूल्य रहेगा। इसी तरह लोकसभा के जो सदस्य हैं या संसद के जो सदस्य हैं, दोनों ही आपके सभाओं के, उनका भी मत मूल्य बराबर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व रहेगा वो जनसंख्या के आधार पर रहेगा, जनसंख्या के अनुपात में रहेगा। अर्थात इसको बराबर करने का यहाँ पर कुल मिलाकर के लक्ष्य है। ठीक है, वही सब बातें हैं बाकी के दोनों पॉइंट्स में। दूसरा है एकल, अर्थात एक व्यक्ति जो मत करता है। ठीक है, एकल से तात्पर्य है किसी एक समय पर किसी सदस्य का मत किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में ही गिना जाएगा। मतलब उसने एक वरीयता दी है, तो जब गिनी जाएगी तो उसकी पहली वरीयता ही गिनी जाएगी, दूसरी नहीं गिनी जाएगी। जब दूसरी गिनी जाएगी तो पहली या तीसरी नहीं गिनी जाएगी। इसका मतलब ये, इसी को एकल कहते हैं। ठीक है, एकल मत प्रणाली, एकल मत पद्धति। कैसे, अभी हम आपको बताएंगे। अब आपका संक्रमणी आया, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए दुविधापूर्ण रहता है। अब आपने एकल तो समझ लिया, मान लिया किसी एक A हो, B हो, C हो, 3 लोग हैं, तीनों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब किसी ने, मान लीजिए आप ही हैं, आपने A को दिया पहली वरीयता, B को दूसरी, C को तीसरी। कोई आपका मित्र है सांसद,
उसने ए को दूसरी वरीयता दी, बी को मान लीजिए तीसरी दी, सी को मान लीजिए पहली दे दी। अब कोई तीसरा है, चलिए इसको मैंने टफ कर दिया, बी को पहली दी और सी को तीसरी दी, क्योंकि सी को गायब करना है हमें। और कोई तीसरा आपका मित्र है, उसने ए को पहली दिया, बी को दूसरी दिया और सी को तीसरी दिए। चौथा मित्र है, उसने फिर से ए को दूसरा दिया, बी को पहला, सी को तीसरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले गणना होती है पहली वरीयता की। पहली वरीयता सबसे ज़्यादा किसको मिली है, तो ए को कितनी मिली है पहली, 2 मिली है, बी को कितनी मिली है पहली, इसको भी 2 मिली है, और सी को पहली कितनी मिली है, 0 मिली है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सी को 1 या अगर बहुत ज़्यादा हम देखिए यहाँ पर संपूर्ण गणना नहीं, आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर है। ए को मान लिया 200 मत मिले, पहली वरीयता 200 मिली, बी को मान लिया 120 या 200 पहली वरीयता मिलती है, या 120 मान लिया ये पहली वरीयता मिलती है, और सी को मिलती है मान लीजिए 10। तो सी को यहाँ पर सबसे कम मिल रही है, तो अब जीत किसकी, अब चूंकि पहली वरीयता की गिनती हो गई है तो सी को आराम से हटाया जा सकता है, क्योंकि पहली वरीयता इनको केवल मात्र 10 मिली है, तो इनको गिनती से हटा दिया जाता है। और इनका जो ये 10 पहली वरीयता मिली है ना, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये होता है कि इन 10 लोगों ने, ध्यान रखेगा, ये 10 लोग जिन्होंने इनको पहली वरीयता दी है, उन्होंने दूसरी वरीयता जिसको दी है उसको पहला मान लिया जाएगा, और जिसको तीसरी वरीयता दी है उसको दूसरा मान लिया जाएगा। यही है सबसे टेक्निकल बात यहाँ की। अगर समझ में आ गया तो कभी आपको दुविधा नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया, सी को 10 लोगों ने पहली वरीयता दी। अब ये सी तो चले गए, इनको हटा दिया गया, राष्ट्रपति पद के दौर से हट गए पहले राउंड की गिनती में। अब ये 10 तो इनकी पहली वरीयता थी, अब इस 10 को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिसको जो है दूसरी वरीयता मिली थी। इन 10 ने जिसको दूसरी दिया था वो पहला हो जाएगा, और इन 10 ने जिसको तीसरा दिया था वो दूसरा वरीयता उसको मिल जाएगा। कैसे, और अच्छे समझ लीजिए। मान लिया 10 नहीं 2 ही हैं जिन्होंने पहली वरीयता इनको दी थी, 2 लोगों ने इनको पहली वरीयता दी थी। अब इन 2 में ए और ये सी की बात हो रही है, 2 ने सी को पहली वरीयता दी। इन 2 लोगों ने मान लिया ए को पहली वरीयता दी, दूसरी वरीयता दी, दोनों ने दूसरी वरीयता दी, और बी को तीसरी वरीयता दी। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा इन दोनों का, ए को पहली वरीयता मिल जाएगी दोनों की, और बी को दूसरी वरीयता मिल जाएगी इन दोनों की। अब इसका काम कहाँ पर है? आप कह रहे हैं कि अब तो ए को ज़्यादा मत मिल गए, 200 मिल गए, बी को मिल गया 120 मिल गया, तो यहाँ तो ए विजेता हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% +1 आपको चाहिए कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए, और जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक गिनती चलती रहती है, जो वरीयताएं हैं वो ऐड होती रहती हैं, और ट्रांसफ़र इस तरह से होता रहता है। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हो गया तो ये करना ही पड़ेगा। तो मान लिया 1000 की गणना हो रही है, और 1000 में 500 + 1 पाना है, 501 पाना है, तभी आप विजयी होंगे। और यहाँ पे ए को मिल रहे हैं मात्र 200, अर्थात पहली वरीयता की गिनती पे, और बी को मिल रहे हैं मात्र 120, और 2 वरीयता जो उस बेचारे को मिली थी सी वाले को, 2 वरीयता जो दूसरे नंबर की दी थी, उन्होंने ए को दी थी, तो वो पहले नंबर की गिन ली जाएगी, तो इनका 202 हो जाएगा। 120 को तीसरी मिली थी, तो चूंकि यहाँ पर पहली की ही गिनती हो रही है, तो जो ट्रांसफ़र हुआ पहले वाला वो इसमें ऐड हो गया,
अब यहाँ भी देख रहे हैं कि 202 ही हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि ए को 500 मिला होता या 499 मिला होता, यहाँ पे 2 अगर जुड़ जाता तो 501 हो जाता, बहुत आसानी से जीत जाते ये। लेकिन ये आसानी से ये काम हो नहीं पा रहा है। तब क्या, बहुत एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको इरिटेशन भी हो रही है बहुत सारे लोगों को, जिनको समझ में आ गया हो गया, जिनको दुविधा नहीं होगी, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हम बहुत सरल एकदम व्यवहारिक तरीके से बता रहे हैं। तो अब क्या होगा कि फिर से अब दूसरी वरीयता की गिनती होगी। दूसरी वरीयता की गिनती होगी कि दूसरी वरीयता किसकी सबसे ज़्यादा है। अगर दूसरी वरीयता की गिनती में भी 500 प्लस नहीं आया तो फिर तीसरी वरीयता, इस तरीके से वरीयताएं जोड़ी जाएंगी। तब तक जोड़ी जाएंगी जब तक कि 50% जो है +1 नहीं हो जाता है। उसको मत जो मिला है, मत मूल्य जो मत दिया गया है वो 50% +1 जब तक नहीं हो जाता है तब तक। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। जो 15वीं राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं भारत की, और आज़ादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद 15वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले 14वें व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं बल्कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। पहली बार उन्हें संविधान सभा द्वारा कार्यकारी संसद की हैसियत से राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था, निर्वाचित नहीं होते पहली बार वो। डॉक्टर जाकिर हुसैन अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इनके अलावा डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। डॉक्टर KR नारायणन अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अनुसूचित जाति से ही संबंधित थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो थी वो कार्यकाल के दौरान हुई थी। डॉक्टर VV गिरी का निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना से हुआ था, ध्यान रखिएगा, दूसरी वरीयता गिनी गई थी इसमें। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एक बार डॉक्टर VV गिरी से चुनाव हार गए थे एवं लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, R वेंकटरमन, KR नारायणन एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, अर्थात राजनीतिक नहीं रहे हैं। डॉक्टर S राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक राष्ट्रपति या मिसाइल मैन के रूप में संबोधित किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन समझ में आया होगा।